हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कोर कोर्स 1 यानी सीसी 1 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये होगा थर्ड टॉपिक, द केमिकल बॉन्डिंग। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर डियर फ्रेंड्स। केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कशन करने से पहले चलिए देखते हैं कि कैसे एक फैमिली में बॉन्डिंग होता है। ये हम सबको पता है कि जब तक फैमिली के मेंबर्स के बीच बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग यानी कुछ नहीं, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक लव होता है, एक अफेक्शन होता है, प्यार होता है। जब तक प्यार बरकरार रहता है तब तक फैमिली एक साथ रहते हैं। हम साथ साथ है जो फिल्म है ना, तो इसी के हिसाब से जब तक ये बॉन्डिंग रहता है, फैमिली का मेंबर्स एक साथ रहते हैं। जब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स खत्म होने लगता है, जब वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो वो वापस में बंट जाते हैं। ठीक है ना। फैमिली, हर एक मेंबर फैमिली का एक साथ नहीं रहते हैं। तो ठीक उसी तरह एटम्स और एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स और आयन के बीच में, आयन और आयन के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड, राइट। एंड ये बॉन्ड किस प्रकार का स्पेसिस के बीच में है? अगर एक आयन और आयन के बीच में है तो आयनिक बॉन्ड। अगर एक न्यूट्रल एटम के बीच में है, कोवालेंट बॉन्ड। अगर एक मॉलिक्यूल और आयन के बीच में है, इन जनरल वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जनरली हम इस टाइप का बॉन्डिंग का डिस्कशन करेंगे और फिर जो अदर टाइप्स का बॉन्ड रह जाएगा, वीक केमिकल बॉन्ड्स like van der Waals force, like London force, Kijom forces, like hydrogen bonding. So basically we'll discuss ionic bond, then we'll discuss about covalent bond, then coordinate bond. in general ये coordinate bond covalent bond का एक स्पेशल केस होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। एंड देन मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड भी इस 3 प्रकार का बॉन्ड से थोड़ा अलग है, तो उसको अलग से डिस्कशन करेंगे। आयोनिक बॉन्ड में भी कुछ स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है, थोड़ा समझने का पेशेंस चाहिए। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स हमको बहुत इजी होगा उसको हम पहले फिनिश करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ठीक है। तो ये सब बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले चलिए देखते हैं क्या फंडामेंटल चीज रहता है, कब दोनों एटम वापस में बॉन्ड करते हैं। ठीक है। कंसीडर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Consider hydrogen molecule. ठीक है। अभी ये दोनों हाइड्रोजन एटम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन है एंड इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये हमको पता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए ये हमको इंडिकेट करता है इसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बस इतने पार्टिकल ही है। ठीक है। तो ये बन गया एक हाइड्रोजन एटम। दूसरा हाइड्रोजन एटम ठीक उसी तरह ऐसे, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है। 2 एटम वापस में बॉन्ड तब करेंगे जब उनके बीच होने वाला अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से कम ना हो। अगर अट्रैक्टिव फोर्स
रिपल्सिव फोर्स से कम हो जाएगा। तो ये दोनों वापस बॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों हाइड्रोजन जब वापस में बॉन्ड करने के लिए सोचते हैं, उनके बीच में किन प्रकार का बॉन्ड्स होते हैं, किन प्रकार का अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, किस किस प्रकार का अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स होते हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, सेम चार्ज के बीच में, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस के बीच में क्या रहेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अभी इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस में भी अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, ये तीन टाइप का फोर्स, हाँ, और एक भी फोर्स रहेगा, क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्सिव फोर्स रहेगा। कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है, ये क्या, कौन सा फोर्स होगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्ज है, इसलिए इधर भी रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ठीक है, तो दो अट्रैक्टिव फोर्स एंड दो रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों सेम न्यूक्लियस, सेम चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, दूसरे टाइप का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दोनों एटम का दो अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं, दो अट्रैक्टिव फोर्स, दो रिपल्सिव फोर्स। अगर ये सारे चीज अगर हम देखेंगे, अगर नेट फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अगर रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो जाए तो दोनों एटम आपस में बॉन्ड कर सकते हैं। राइट, तो इसीलिए अभी हम देखेंगे नेट अट्रैक्टिव फोर्स। Net attractive force should be greater than net. Why do you call, why do you say about the net attractive or net repulsive force? Why? Because there is no one attractive force. There is more than one. There are more than one attractive force. There are more than one repulsive force. तो नेट हो गया क्या, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स मिला के टोटल रिपल्सिव फोर्स मिला लेते हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होता है तो वो हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड तब करेंगे जब नेट अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो। ये फर्स्ट कंसेप्ट था। देन आफ्टर इंप्लाइज बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, ये था हमारे लिए द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फिर हम चलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको समझने के लिए इससे पहले हमको तीन केसेस लेना है। कौन सा वाला, पहले का केस, फर्स्ट केस में दो हाइड्रोजन आटम बहुत डिस्टेंस में है, इतने डिस्टेंस दोनों के बीच में है कि दोनों हाइड्रोजन वो आपस में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं डालते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं रे, इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब ये हाइड्रोजन इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है और इसके बाद भी वही ये हाइड्रोजन भी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अभी ये है केस 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट केस लेंगे जिसमें
जिसमें थोड़ा पास आ जाएंगे दोनों हाइड्रोजन आटम, थोड़ा पास आ जाएंगे, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन आटम और फिर ये एक हाइड्रोजन आटम, टू हाइड्रोजन आटम at infinite, two hydrogen atoms approaching each other, थोड़ा पास आ गए, two hydrogen atoms approaching each other, two hydrogen atom approaching each other। ओके, तो ये बन गया केस 2। फिर एक ऐसा डिस्टेंस आता है केस 2, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन है उसका, ये हाइड्रोजन आटम, ये हाइड्रोजन आटम, ये हाइड्रोजन आटम, ये हाइड्रोजन आटम, बस ये एक हाइड्रोजन आटम है, ये हाइड्रोजन आटम है। ठीक है, ओके। फिर टू हाइड्रोजन आटम्स, ये दोनों का न्यूक्लियस में जितना डिस्टेंस है, टू हाइड्रोजन आटम मेक बॉन्ड्स, मीन्स at the closest distance, at the closest distance। इस केस में दोनों हाइड्रोजन बहुत दूर थे, कोई इंफ्लुएंस नहीं था उनके बीच में। फिर दोनों एटम वापस अपने आप अप्रोच करते हैं, खुद के ओर आते हैं और उनके बीच डिस्टेंस कम होता जाता है, और ये केस 2 है। केस 3 में सबसे छोटा डिस्टेंस दो हाइड्रोजन के बीच में वो है एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये जो ये है, ये बन गया केस 3। और केस 4 में जो कभी होता नहीं है, फिर भी हम इसको एक केस करके डिस्कशन करेंगे। अगर दोनों ये जो डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस जितना होना चाहिए दो हाइड्रोजन के बीच में, अगर उनसे भी कम हो जाए दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो क्या होगा। तो ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस इसका। ठीक है, तो ये बन गया टू हाइड्रोजन एटम्स at a distance closer than close, case 3 distance closer than case 3। और इसका मतलब है केस 3 में भी जितना हम बोले थे कि केस 3 है जो केस, उसमें दो हाइड्रोजन आटम खुद में बॉन्डिंग करते हैं, वो होता है दो हाइड्रोजन के बीच में होने वाला सबसे कम डिस्टेंस। अगर उस डिस्टेंस से भी कम हो जाए डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये है केस 4। केस 3 से भी अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। ये सारे चीज को हम एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व में डिस्कशन करेंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट केस होता है, जिसको हमको समझ लेना चाहिए। क्या है कि अगर, ठीक है, अगर ये इधर है पोटेंशियल एनर्जी, इधर हम लेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इधर हम लेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट केस जब आता है, जब दो हाइड्रोजन अपने आप से बहुत दूर होते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं, कोई भी हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता है, तब ये सिस्टम, जो दो हाइड्रोजन का सिस्टम है, उसका एनर्जी होता है 0, पोटेंशियल एनर्जी होता है 0। जैसे कि हम बोले थे कि अगर
बोर्स एटॉमिक मॉडल में डिस्कशन कर रहे थे कि अगर ढेर सारे, ऐसे तो एक हाइड्रोजन में ढेर सारे ऑर्बिट होंगे और ऐसे ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे ऑर्बिट में जिधर भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंफ्लुएंस डाल रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी उसका होता है। लेकिन जब ऐसे बहुत डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, जिस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में होने वाला इलेक्ट्रॉन के एनर्जी कितना होता है, इधर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है 0। ठीक है, ओके। सो देन अभी ठीक उसी तरह जब दोनों हाइड्रोजन खुद से बहुत दूर होते हैं, कोई इंफ्लुएंस एक दूसरे के बीच नहीं होता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है 0। और जब दोनों उनके बीच में होने वाला डिस्टेंस को कम करने लगते हैं, ठीक है, अपने आप क्लोजर होने लगते हैं, क्लोज आने लगते हैं, उनके बीच में होने वाला डिस्टेंस कम होने लगता है, तो क्या होता है, अब इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम देखे थे, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ओर आने लगता है, वो एनर्जी लूज करने लगता है। इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है उसका एनर्जी नेगेटिव होता है। अगर एनर्जी 0 और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है तो एनर्जी कितना होगा, नेगेटिव, राइट। तो ठीक उसी तरह जब हाइड्रोजन दोनों बहुत दूर थे और खुद के ओर आने लगे, तो जब उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होना शुरू हुआ तो वो एनर्जी रिलीज करने लगे। तो एनर्जी रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से एनर्जी कम होता जाएगा, एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। ये है सेकंड केस। मतलब अगर हम इधर से शुरू करेंगे, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो दोनों हाइड्रोजन के बीच, तो इधर से शुरू होगा, क्योंकि अगर हम इधर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं, तो जब दोनों हाइड्रोजन ये केस 1 में बहुत दूर होते हैं, उनके बीच वाला जो एनर्जी, ये दोनों हाइड्रोजन एटॉम का जो सिस्टम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इधर से शुरू होगा। और जब दोनों खुद के पास आने लगेंगे, वो एनर्जी रिलीज करते रहेंगे, तो उनका एनर्जी कम होता जाएगा। और फिर एक ऐसा केस आएगा, केस 3 आएगा, जब उन दोनों हाइड्रोजन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा और क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, उधर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और वो जो दोनों हाइड्रोजन एटम का सिस्टम है, उधर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। ये जो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, इट्स द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इस केस 3 में होगा, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों एटम खुद में वापस में बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब है वो सिस्टम स्टेबल है। दोनों हाइड्रोजन एटम अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, इसका मतलब वो खुश हैं। एक फैमिली में अगर सब एक साथ हैं, वो खुश हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक उसी तरह दो हाइड्रोजन एटम अगर खुद में एक दूसरे में बॉन्ड बना लेते हैं, उसका मतलब उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स है। एनर्जी कम है, तनाव कम है। जितना एनर्जी कम है होगा हमारे एक सिस्टम का, उनमें तनाव कम रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। इधर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है, तो यही बनेगा। इधर से इधर तक है, और हम इधर दिखा लेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। इधर ले आओ ऐसे, और यही है ठीक इंटर, दैट मीन्स दिस इज द बॉन्ड लेंथ, दिस इज द
बॉन्ड लेंथ, यानी ये है दोनों हाइड्रोजन में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसको ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस जितने होने वाला है हाइड्रोजन आटम के बीच, सबसे कम डिस्टेंस जब दोनों हाइड्रोजन आटम के बीच में होते हैं तब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाता है। और अब हम डिस्कशन करेंगे जब सबसे छोटा डिस्टेंस होता है दोनों हाइड्रोजन के बीच में, वही डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्योंकि तब ही हम बोलते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में अब बॉन्ड हो गया है। अगर दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो गया है, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन सबसे कम डिस्टेंस में है। वो डिस्टेंस को, सबसे छोटा डिस्टेंस को, उन दोनों हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है दो हाइड्रोजन आटम का, तो बॉन्ड लेंथ ये बोलते हैं। लेकिन केस 4 में क्या है? केस 4 में हम बोलते हैं कि अगर दोनों हाइड्रोजन आटम का डिस्टेंस केस 3 से भी छोटा हो तो क्या हो जाएगा? ये होगा कि हम बोले थे कि अट्रैक्टिव फोर्स भी है दोनों हाइड्रोजन आटम में, रिपल्सिव फोर्स भी है, और ज्यादा पास जाने से दोनों हाइड्रोजन के बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो सेम चार्ज है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने लगेगा। एक सिस्टम में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है मतलब तनाव ज्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन अगर और पास जाएं तो उनके बीच एनर्जी बढ़ने लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी starts increasing again, starts increasing, increasing। सो ये फिर जो मिनिमम एनर्जी पहुंचा था तो अब क्या होगा? अभी धीरे धीरे ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। अगर उन दोनों के बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाए तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। मतलब ये अभी दो हाइड्रोजन पास में, इतने पास में रह नहीं सकते हैं। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही सबसे छोटा डिस्टेंस हो सकता है दोनों हाइड्रोजन आटम के बीच में। बस ये था आज के लिए इस क्लास में द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। अगर जेनरिक इलेक्टिव स्टूडेंट्स हो जिसको ये सारे चीज समझ में आया नहीं, तो उसको समझने का भी बहुत जरूरत नहीं है। अनर स्टूडेंट को खुद ठीक तरह से इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आगे जाके कोई एंट्रेंस देना है लाइक CUCET और लाइक IIT JAM और नेट गेट देना है तो फंडामेंटल से हर एक चीज को समझ लेना चाहिए। ठीक है, फिर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मिलता रहा भी है। Thank you so much for your support. I hope that newer and newer students will come to our channel and come to our app. हमारा app का नाम है Soul of Chemistry. Thank you so much. You can search also. You can search our app in Play Store like Soul of Chemistry, SOUL, Soul of Chemistry। और हम उधर BSc केमिस्ट्री से शुरू ऑलरेडी हो गया है, और फिजिक्स में भी जेनरिक इलेक्टिव का हम ऑलरेडी उसका जेनरिक इलेक्टिव 1 फिजिक्स, जेनरिक इलेक्टिव 2 फिजिक्स ऑलरेडी कोर्स डाला गया है। बहुत चीप रेट में हम कोर्स दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। आपका सपोर्ट मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे, ये आशा के साथ आज के क्लास हम इधर रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।